नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार फिर आपके बीच में आ गया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। आज की वाली हमारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक फाइनेंशियल मैनेजर कौन कौन से डिसीजंस लेता है और इन डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करके चलते हैं। दोस्तों चलिए टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज का ये काम। चलिए पहला हमारे पास दोस्तों जो फाइनेंशियल डिसीजन है उसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले डिसीजन का नाम है दोस्तों हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरे डिसीजन का नाम हमारे पास दोस्तों है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा हमारे पास है दोस्तों डिविडेंड डिसीजन। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले डिसीजन हमारे पास दोस्तों इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। क्या होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन? एक कंपनी जब ये डिसाइड करती है कि उसको कितना पैसा फिक्स एसेट में लगाना है और कितना पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए मेंटेन करके रखना है, या कह सकते हैं कि कितना पैसा फिक्स एसेट में और कितना पैसा करंट एसेट में मेंटेन करके चलना है, दोस्तों इस डिसीजन को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा 2 चीज़ों से कंसर्न है। पहला हमारे पास फिक्स एसेट कितने कितने होंगे, कितने कितने टाइप के होंगे और कहाँ कहाँ हम उसका एलोकेशन किस किस तरीके से हम फिक्स एसेट लेने वाले हैं, कितना पैसा लैंड में लगाएंगे, कितना बिल्डिंग में, कितना मशीनरी में, ये सारा हम लोग सोच के चलते हैं। और दूसरे हमारे होते हैं दोस्तों वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन का मतलब होता है हम कितने करंट एसेट मेंटेन करेंगे, जिनमें हमारे पास कितना कैश होगा, कितना इन्वेंट्री होगा, कितना बीआर होगा, ये सब सोच के चलते हैं। तो एज अ होल ये पूरा डिसीजन हमारे पास दोस्तों कहलाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपको ध्यान रख के चलना है। इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जब मैं फिक्स कैपिटल के बारे में बात करता हूं, फिक्स एसेट के बारे में बात करता हूं, तो दोस्तों इसको हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कह सकते हैं। और जब मैं बात करता हूं करंट एसेट्स के बारे में कि कितना कैश, कितना इन्वेंट्री, ये सब मेंटेन करना है, तो इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। आपको ध्यान रख के चलना है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हमने 2 पार्ट और पढ़ लिए। एक का नाम हमने पढ़ा कैपिटल बजटिंग डिसीजन और दूसरे पार्ट का हमने नाम पढ़ा दोस्तों वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ये हमें ध्यान रख के चलना है। एज अ होल इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करने वाले हमारे पास दोस्तों 3 फैक्टर हैं। सबसे पहले फैक्टर का नाम है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब होता है जो प्रोजेक्ट मैं अंडरटेक कर रहा हूं, जो प्रोजेक्ट के अंदर मैं पैसा लगा रहा हूं, रिस्क ले रहा हूं, मेरे को हमेशा कैश इनफ्लो ज्यादा चाहिए कैश आउटफ्लो से। पैसा आता हुआ सबको अच्छा लगता है लेकिन जाता हुआ किसी को अच्छा नहीं लगता। मतलब पैसा आए ज्यादा और जाए थोड़ा कम। तो हमेशा मैं वो वाला प्रोजेक्ट लूंगा दोस्तों जिसके अंदर मेरा कैश इनफ्लो हमेशा सरप्लस होना चाहिए, कैश इनफ्लो ज्यादा और आउटफ्लो कम, तभी उस प्रोजेक्ट को मैं लूंगा, नहीं तो मैं लेने वाला नहीं हूं। दूसरा हमारे पास आता है दोस्तों पॉइंट रेट ऑफ रिटर्न। ये रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? मैं कोई प्रोजेक्ट ले रहा हूं, उसके अंदर मैं ऑब्वियसली बात है काफी मेहनत भी करने वाला हूं, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है? रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है मुझे उस प्रोजेक्ट में जो मैं पैसा लगा रहा हूं उस पैसे का कितना हिस्सा मुझे उसके रिटर्न के रूप में मिलेगा। एक तरह से मेरा कितनी कमाई होने वाली है, वो प्रोजेक्ट मुझे कितनी अर्निंग दे सकता है परसेंटेज में, उसको दोस्तों हम कहते हैं रेट ऑफ रिटर्न। हमेशा आप प्रोजेक्ट को तभी अच्छा मानेंगे जब उसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? हम लोग सपोज किसी प्रोजेक्ट के लिए मुझे 10 लाख रुपए लेने पड़ रहे हैं बैंक से और बैंक मुझे ये पैसा दे रहा है 8% पर एनम पर, तो उस 10 लाख रुपए लगाने के बाद मैं कम से कम इतना तो उससे एस्टिमेट करके चलूं कि कम से कम वो मेरे 10 लाख रुपए अगर मैं लगा रहा हूं तो मुझे उस 10 लाख को लगाने से 15% का या 10% का मुनाफा प्रॉफिट तो होगा ही होगा, क्योंकि 8% तो मुझे बैंक को देना है। अगर मेरे पास कुछ नहीं बच रहा है तो दोस्तों मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। इन्वेस्टमेंट तभी अच्छी लगती है जब रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा, किससे? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से। अपने पास अगर कुछ ना बचे कोई काम करके तो भाई ऐसा काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कुछ तो बचना चाहिए। तीसरा हमारे पास दोस्तों इसमें आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड। ये पॉइंट क्या कहता है? इस पॉइंट में बहुत ज्यादा खास नहीं है हमारे पास कुछ। इस पॉइंट में हम लोग ऊपर वाले दोनों पॉइंट को कंबाइन करते हैं। मतलब कैश फ्लो प्रोजेक्ट क्या है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि पे बैक पीरियड कितना होगा। पे बैक पीरियड का मतलब है अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो कितने टाइम में मैं उस इन्वेस्टमेंट का, जो मैंने उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए लोन लिया है, मैं कितने टाइम में उस लोन को वापस दे दूंगा। मुझे इसको भी एस्टिमेट करके चलना पड़ता है। और कुछ फैक्टर्स हैं जिनको मैं कंसीडर करके चलता हूं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। दूसरा हमारे पास दोस्तों डिसीजन आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग सब पैसे का खेल है भाई इसके अंदर। फाइनेंसिंग डिसीजन इस बात से कंसर्न है कि कितना पैसा मैं लूंगा डेप्ट के थ्रू और कितना पैसा मैं लूंगा इक्विटी के थ्रू। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास डेप्ट है
उसमें हमारे पास वो सारी बोरिंग्स आती है जो हम लंबे टाइम के लिए लेके चलते हैं, चाहे वो हम बैंक से लेके चलें, चाहे हम वो लेके चलें किसी भी डिबेंचर के थ्रू लेके चलें, या एनी टाइप ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग जो भी हम लेके चल रहे हैं, हम लोग जितना भी डेप्ट लेके चल रहे हैं, पैसा ले रहे हैं उधार, वो सारा का सारा हमारा दोस्तों आएगा किसके अंदर, डेप्ट के अंदर। जबकि इक्विटी के अंदर हमारे पास आता है दोस्तों हमारे इक्विटी शेयर्स आते हैं, इसके अंदर हमारे पास रिटेन अर्निंग्स आती है, इसके अंदर हमारे पास इसमें आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं। ये सब हमारे इक्विटी का सोर्स है। एक अच्छी कंपनी के लिए ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना डेप्ट और कितना इक्विटी। डेप्ट और इक्विटी के बीच में दोस्तों एक बैलेंस होना प्रॉपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमेशा एक एडिक्वेट रेशो में लिए जाते हैं कि इतना डेप्ट लेंगे और कितना इक्विटी लेंगे, हमें पहले से सोच के चलना पड़ेगा और उतना ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा या कम होने पर हमारी जो कंपनी की अर्निंग उस पर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के बैलेंस करके आपको लेना है कि कितना डेप्ट लें और कितना इक्विटी लें। ये होता है दोस्तों हमारे पास फाइनेंसिंग डिसीजन। इस बात को भी आप ध्यान रख के चलें कि हद से ज़्यादा डेप्ट लेना हमारी कंपनी के फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ा देता है, रिस्क को बढ़ा देता है, इसलिए सोच समझ के लें। और हद से ज़्यादा इक्विटी लेने से मेरी कंपनी का कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है और दूसरी सबसे बड़ी बात, मेरे हाथ से डिसीजन मेकिंग भी डाइल्यूट हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग चली जाएगी, मज़ा नहीं आएगा डिसीजन लेने में। आपने सुना होगा जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के ओनर्स होते हैं, और जितने ज़्यादा ओनर्स होंगे उतने ज़्यादा पंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कुछ कहेगा, हम लोग अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे, मज़ा नहीं है काम करने में। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं डेप्ट और इक्विटी के बीच में बैलेंस बना के चलूँ, ना तो हद से ज़्यादा डेप्ट अच्छा, ना हद से ज़्यादा इक्विटी अच्छा। मुझे एक समझ गया आप लोग क्या मेंटेन करना है, बैलेंस। चलिए कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास, जी हाँ बिल्कुल, कॉस्ट। कॉस्ट क्या कहता है कि कभी भी पैसा लेने से पहले, जिस भी सोर्स से आप पैसा ले रहे हैं, उस सोर्स से पैसा लेने से पहले आप लोग देख लो उस सोर्स की कॉस्ट क्या है, कितने का वो सोर्स पड़ रहा है। मतलब अगर आप लोग प्रेफरेंस शेयर से ले रहे हैं, मान के चलते हैं हम लोग, तो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देना पड़ता है, वो हिस्सा 5%, 10%, 12% कुछ भी हो सकता है। बैंक से लोन लेते हैं तो आपको बैंक को ब्याज देनी पड़ेगी 8-9% की, डिबेंचर से लेते हैं तो डिबेंचर को भी 6-7% की कुछ तो देनी पड़ेगी। तो आप लोग हमेशा कॉस्ट देख के चलें, और जितनी ज़्यादा किसी भी सोर्स की कॉस्ट होगी वो उतना अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। उस सोर्स की तरफ मैं क्यों जाऊं जो मुझे इतना ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, हम तो उसकी तरफ जाएंगे जहां पर हमें क्या मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। पैसा वही अच्छा है दोस्तों जो सस्ता मिले, क्योंकि महंगा पैसा कंपनी लेना पसंद करने वाली नहीं है। चलिए दोस्तों दूसरे फैक्टर की बात करें तो दूसरा फैक्टर हमारे पास आता है रिस्क। मैंने अभी आपको बताया कि हद से ज़्यादा डिबेंचर लेना कंपनी के रिस्क को बढ़ा देगा, बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। और अगर कंपनी का रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क कैसे बढ़ता है वो बता देता हूँ। डिबेंचर्स कंपनी के लिए दोस्तों लायबिलिटी होती है, और इस लायबिलिटी को सबसे पहले सेटल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर साल कंपनी जो है डिबेंचर्स पे लगने वाले इंटरेस्ट को सेटल करती है, इंटरेस्ट जो भी है डिबेंचर होल्डर्स को देती है, और इसकी पेमेंट कंपलसरी है। अगर आपने एक साल भी डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट नहीं दिया तो वो सीधा पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट कि इस कंपनी ने हमारा इंटरेस्ट नहीं दिया, इस कंपनी ने हमारा इंटरेस्ट नहीं दिया। तो काफ़ी खराब लोग होते हैं डिबेंचर होल्डर्स, लेकिन कंपनी को लेना पड़ता है क्योंकि काफ़ी हद तक सस्ता सोर्स है डिबेंचर्स, कंपनी इसलिए लेती है इसको। तो अगर आप हद से ज़्यादा डिबेंचर ले लेते हैं तो आपके रिस्क इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप लोग ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। अगर किसी काम को करने में हद से ज़्यादा रिस्क हो तो इंसान जो है बेचारा बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएगा और वो ढंग से ऑपरेट भी नहीं कर पाएगा कंपनी को। तो अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो और आपने अब तक रिस्क नहीं ले रखा तो डिबेंचर जरूर लो, डेप्ट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, सेफ साइड प्ले करना चाहते हैं, तो दोस्तों आई थिंक इक्विटी लेना बहुत प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इक्विटी हमारे सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं इसके अंदर। तीसरा हमारे पास आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारे पास फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है जो खर्चा शेयर इशू करने पर आता है उसको हम लोग जनरली फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। अगर शेयर इशू करने पे आने वाला खर्चा हद से ज़्यादा है तो हम लोग शेयर नहीं लेंगे, हम लोग क्या ले लेंगे, डेप्ट ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों जिसका नाम है हमारे पास कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन क्या कहता है, अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होने का मतलब कंपनी का इनफ्लो कैश का बहुत अच्छा खासा, आउटफ्लो बहुत कम है, आ रहा है ज़्यादा, जा रहा है कम। कंपनी के पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है, पैसा बहुत है कंपनी के पास। तो कंपनी आसानी से जो इंटरेस्ट का बर्डन है, कंपनी इस सिचुएशन में डेप्ट ले सकती है, क्योंकि डेप्ट पे लगने वाला जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो कंपनी बहुत आसानी से ले लेगी, क्योंकि उसकी कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है, उसके पास अच्छा खासा पैसा आता है, इंटरेस्ट देने में उसको जोड़ पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर कंपनी कैश फ्लो पोजीशन बहुत बेकार है, मतलब इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, खर्चे बहुत है भाई बिल्कुल,
और अगर खर्चा हद से ज़्यादा है तो और खर्चा मत बढ़ाओ, खुदा के वास्ते बिल्कुल ना लो डेप्ट। क्या ले लो? इक्विटी, क्योंकि इक्विटी लेने से खर्चे बढ़ते नहीं। अगला हमारे पास दोस्तों इसके अंदर आता है फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट। फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट का मतलब होता है एक कंपनी जब चलती है तो उसको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, उसको स्टाफ की सैलरी देनी है, उसको इन्वेंट्री खरीदना है, और भी 100 प्रकार के खर्चे कंपनी करती है। अगर आपके खर्चे पहले ही बहुत ज़्यादा है तो एक डेप्ट लेकर और ज़्यादा इंटरेस्ट का बर्डन मत बढ़ाओ बिल्कुल भी, क्योंकि डेप्ट लेने से आपका इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बर्डन बढ़ने का मतलब है कि आपके फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि पहले ही ज़्यादा है। और ज़्यादा बढ़ने का मतलब है कि रिस्क बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो बेटर है कि आप क्या ले लें? इक्विटी ले लें। अगर आपकी फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा है तो डोंट गो फॉर डेप्ट, जस्ट गो फॉर इक्विटी। और अगर आपकी फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट बहुत कम है, कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं है कंपनी के ऊपर, तो डेप्ट लेना चाहे तो शौक से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसी में दोस्तों हमारे पास अगला पॉइंट आता है जिसका नाम है कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन क्या कहता है? अगर आप कंपनी के कंट्रोल को डाइल्यूट करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, आपको लगता है कि कंपनी में हमारे शेयर होल्डर्स बहुत कम है, मुझे और ज़्यादा शेयर होल्डर्स की जरूरत है, या और ज़्यादा शेयर होल्डर्स होने चाहिए डिसीजन लेने के लिए, तो आप शौक से इशू करिए इक्विटी। लेकिन अगर आप अपने कंट्रोल को नहीं बांटना चाहते, आप चाहते हैं कम से कम लोग हों कंपनी के अंदर जो डिसीजन ले, तो आपको लेना चाहिए डेप्ट, क्योंकि इक्विटी इशू करने पर हमारा कंट्रोल बढ़ जाता है दोस्तों। अगला हमारे पास इसमें लास्ट पॉइंट आता है जिसका नाम है दोस्तों स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। जो हमारी कैपिटल मार्केट है, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं जनरली, उसके 2 फेज होते हैं दोस्तों। एक का नाम है बुलिश, जो ग्रीन कलर से दिखाया जाता है, और एक का नाम होता है बेयरिश, जो दिखाया जाता है रेड कलर से। आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट के अंदर इसको। जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो वो इन 2 स्टेट को देख के चलेगी कि मार्केट की कंडीशन क्या है। अगर मार्केट बुलिश स्टेज पर है तो कंपनी बहुत आसानी से अपने शेयर इशू कर सकती है, लोग ले भी लेंगे। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है बेयरिश में, तो कोई भी इंसान शेयर में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि शेयर बड़े रिस्की इंस्ट्रूमेंट है एक इन्वेस्टर के लिए। शेयर में अगर पैसा डूब भी जाता है तो उस इंसान को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे ही कंडीशन में जब मार्केट पहले ही नीचे जा रही है तो इंसान को डर है कि पैसा डूब ना जाए, तो वो शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने वाला नहीं है। लेकिन अगर मार्केट जा रही ऊपर, तो उसे लगेगा पैसा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, वो लगाएगा इक्विटी शेयर में पैसा, कंपनी की शेयर आसानी से इशू हो जाएंगे। लेकिन बेयरिश वाली सिचुएशन में कंपनी को कहां जाना पड़ेगा? डेप्ट की तरफ, क्योंकि इक्विटी को लेने वाला नहीं है, मजबूरी कंपनी की बेचारी। ये है हमारे पास दोस्तों फाइनेंसिंग डिसीजन को इफेक्ट करने वाले 7 फैक्टर। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे डिविडेंड डिसीजन की तरफ। स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है दोस्तों? कंपनी का जब अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती है, तो कंपनी विचार करती है कि कितना पैसा इस प्रॉफिट में से अपने पास रखे और कितना पैसा बांट दे किसके अंदर? शेयर होल्डर्स के अंदर। कितना रखना है अपने पास और कितना बांट देना किसमें? शेयर होल्डर्स में। इसी को हम क्या चलते हैं? डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन इज कंसर्न्ड विद how much amount of profit will be retained by the company as retained earning, and how much amount of profit will be divided by the company into the shareholders in the form of dividend। कितना रखें कितना बांटें, कितना रखें कितना बांटें, कितना रखें कितना बांटें, इसी को कहते हैं हम दोस्तों डिविडेंड डिसीजन। चलिए इसके फैक्टर की बात करूं, इसके फैक्टर हमारे पास बहुत सारे हैं। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास इसके अंदर, जी हाँ बिल्कुल, अमाउंट ऑफ कैश, ये अमाउंट ऑफ अर्निंग कह सकते हैं हम लोग। अमाउंट ऑफ अर्निंग क्या कहता है? कंपनी कितना कमा रही है। अगर अच्छा कमा रही है तो भाई बांटेगी भी अच्छा, और अगर कंपनी अच्छा नहीं कमा पा रही तो भाई फिर तो मजबूरी है भाई, थोड़ा समझ लो, नहीं बांट पाएगी। तो अमाउंट ऑफ अर्निंग बहुत मैटर करता है। अच्छी कमाई मीन्स अच्छा डिविडेंड, और बेकार कमाई मीन्स बेकार डिविडेंड, या नहीं मिलने वाला डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड तभी बांट पाएगी जब उसके पास अच्छी खासी कमाई होगी। दूसरा हमारे पास दोस्तों पॉइंट आता है इसके अंदर जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग क्या कहता है? जिस भी कंपनी की अर्निंग स्टेबल है, स्टेबल होने का मतलब है कंपनी को पता है कि 4-5 करोड़ तो हम हर साल कमाई लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, भगवान करे सब कुछ है, पैसा बहुत है हमारे पास, ऐसी कंपनी शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा डिविडेंड देके चलती है, क्योंकि उसे अपने ऊपर भरोसा है, उसे अपनी अर्निंग पे बहुत भरोसा है, उसे पता है इतना पैसा तो हमने वैसे ही कमा लेना है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, बहुत पैसा है कंपनी के पास और अर्निंग हर साल स्टेबल है, इतना पैसा तो कंपनी हर साल कमा ही रही है। कंसिस्टेंसी है कंपनी के अंदर। जिस कंपनी के अंदर कंसिस्टेंसी होती है अर्निंग में, वो लोगों के अंदर अच्छे कमिटमेंट करती है और अच्छा डिविडेंड भी देने का दम रखती है। लेकिन जिस कंपनी की अर्निंग अनस्टेबल है, कभी 100 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 70 करोड़, सिर्फ मतलब दैट इज फ्लक्चुएटिंग अर्निंग है, वो शेयर होल्डर्स के अंदर फिक्स डिविडेंड देने का वादा कर ही नहीं सकती। कहां से करी बेचारी कंपनी वादा? क्यों? क्योंकि वो वादा नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी अर्निंग स्टेबल
नहीं है। तो जिस कंपनी की अर्निंग स्टेबल है वो अच्छा डिविडेंड बांटती है, और जिसकी स्टेबल नहीं है वो अच्छा डिविडेंड नहीं बांट सकती। अगला पॉइंट हमारे पास आता है दोस्तों इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। जो भी कंपनी स्टेबल डिविडेंड की पॉलिसी फॉलो करती है या स्टेबल डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को, लोग उस कंपनी के अंदर पैसा लगाना बहुत पसंद करते हैं। उसका रीज़न क्या है? देखिए, जो भी इंसान शेयर्स ले रहा है वो एक रिस्क झेल रहा है बेसिकली। अगर आपकी कंपनी आपको हर साल अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है तो क्या दिक्कत है? जो शेयर से प्राइस में, जब शेयर के प्राइस में चेंज आएगा, जो उससे होने वाली अर्निंग है वो तो सेकेंडरी अर्निंग हो गई हमारे पास। लेकिन अगर कंपनी आपको अच्छा खासा पैसा दे रही है डिविडेंड के रूप में, तो भाई एक और मौका मिल गया, पैसा ही पैसा, इधर से भी ले लो और उधर से भी ले लो। इधर से मिल गया किसके रूप में? डिविडेंड के रूप में, और उधर कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, आपको उससे भी मिल जाएगा अच्छा खासा जब आप बेचेंगे उसको। तो अगर कंपनी आपको स्टेबल डिविडेंड दे रही है तो आपको ऑब्वियस ये बात उस कंपनी के ऊपर विश्वास और ज़्यादा करना चाहिए, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। आप लोगों के अंदर भी इस बात को फैलाएंगे, भाई वो कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, वो वाली कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, और सब लोग उस कंपनी के पीछे बढ़ जाएंगे और उसके रातों रात शेयर की कीमत पहुंच जाएगी कहाँ पे? आसमान पर। तो डेट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। कंपनी को बहुत फायदा पहुंचता है जब भी वो स्टेबल डिविडेंड देना पसंद करती है। अगला पॉइंट हमारे पास दोस्तों इसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कहता है जिस कंपनी को भविष्य में बहुत अच्छी खासी तरक्की करनी है, बहुत आगे जाना है, वो अक्सर डिविडेंड थोड़ा कम बांटती है। क्यों करती है ऐसा? क्योंकि कंपनी को जब भी तरक्की करनी होती है तो वो कोशिश करती है कि वो थोड़ा बहुत रिटेन करके रख ले अपने पास पैसा इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग, ताकि वो अपना पैसा खुद ही यूज़ करके बिना किसी कॉस्ट के अच्छे से यूज़ कर पाए और अच्छे से प्रॉफिट कमा पाए। लेकिन जिस कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ नहीं करनी होती वो सारा पैसा दे देती है किसको? अंदर शेयर होल्डर्स में दे देती है सारा पैसा, और अपने पास कुछ मेंटेन करके रखती नहीं है। इसको ध्यान रख के चलेंगे आप लोग। अगला पॉइंट हमारे पास दोस्तों इसके अंदर आता है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन में फिर वही आ गया, जिस कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है, अच्छी कैश फ्लो पोजीशन को हम दोस्तों कह के चलते हैं साउंड कैश फ्लो पोजीशन। बढ़िया पैसा, पैसे की खनक बहुत है उस कंपनी के अंदर, पैसा बहुत है कंपनी के पास, इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लो कम, इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लो कम। ऐसी कंपनी हमेशा ज्यादा डिविडेंड देती है क्योंकि पैसे की कंपनी को कमी नहीं है। जब पैसे की कमी नहीं तो पैसा बांटेगी दिल खोल के, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। इसी में दोस्तों हमारे पास जो अगला पॉइंट आता है उसका नाम है हमारे पास शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। क्या होता है? बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे स्टॉक एक्सचेंज में डील करते हैं और वो अपनी रेगुलर इनकम के लिए, मंथली इनकम के लिए या ईयरली इनकम के लिए कंपनी के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि कंपनी डिविडेंड देगी तब उन्हें अच्छा खासा डिविडेंड के रूप में पैसा मिलेगा और अपने घर के सारे खर्चे चला पाएंगे ढंग से। तो जब वो ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि वो ऑनर्स है कंपनी के, तो कंपनी उनको नाराज नहीं कर सकती और वो कंपनी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बांटने की कोशिश करेगी शेयर होल्डर्स को, ताकि शेयर होल्डर्स जो हैं खुश रहें कंपनी से और वो बिल्कुल भी नाराज ना हो। तो अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स चाह रहे हैं कंपनी अच्छा पैसा बांटे तो कंपनी अच्छा पैसा बांटेगी, ज़रूर बांटेगी, नाराज नहीं करेगी इसको, शेयर होल्डर्स को, क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या होते हैं? मालिक होते हैं। इसी में दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है उसका नाम है टैक्सेशन पॉलिसी। क्या होती है टैक्सेशन पॉलिसी? जब डिविडेंड शेयर होल्डर्स के हाथ में पहुंचता है तो उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका होता है, उसके ऊपर और टैक्स लगने वाला नहीं है। अगर टैक्स ज्यादा लग जाता है, बाई चांस गवर्नमेंट ने टैक्स बहुत ज्यादा लगा रखा है, बहुत ज्यादा टैक्स है गवर्नमेंट ने लगा रखा है, तो जितना पैसा कंपनी का आया वो टैक्स लगने के बाद बचेगा कम, शेयर होल्डर्स में बचेगा भी कम, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन अगर कंपनी के ऊपर लगने वाला टैक्स कम है, गवर्नमेंट ने कम टैक्स इंपोज कर रखा है, तो कंपनी के पास प्रॉफिट बचेगा ज्यादा और वो शेयर होल्डर्स में पैसा बांटेगी ज्यादा, तो डिविडेंड भी हिस्से में आएगा ज्यादा। ज्यादा टैक्स मतलब कम डिविडेंड और कम टैक्स मतलब ज्यादा डिविडेंड। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। अगला हमारे पास दोस्तों है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन कहता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड बांटेगी वो बहुत ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि स्टॉक मार्केट में लोग जो हैं बहुत आसानी से ऐसी कंपनीज को प्रेफर करना पसंद करते हैं जिनका डिविडेंड फिक्स है या जिनका डिविडेंड अच्छा है। जिनका डिविडेंड अच्छा होगा, कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी स्टॉक एक्सचेंज में, और जैसे जैसे स्टॉक एक्सचेंज में डिमांड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वो शेयर का जो रेट होगा दोस्तों वो आसमान की ऊंचाइयों पे छुएगा, उसकी सिचुएशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली बुलिश, ऊपर जाना शुरू होगा, ग्रीन सिग्नल सीधा ऊपर ले जाएगा, उसको काफी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगला हमारे पास इसमें दोस्तों आता है दैट इज कॉल्ड एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट क्या कहता है? वो कंपनीज जो बहुत आसानी से अपने शेयर इशू कर सकती है मार्केट में, जिसके शेयर मार्केट में जब चाहे तब इशू हो जाते हैं, ऐसी कंपनी जो है वो हमेशा कम से कम डिविडेंड मेंटेन करती है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखना पसंद करेगी। शेयर होल्डर खुश,
इसका मतलब है कंपनी खुश और कंपनी का प्रॉफिट के अंदर तरक्की मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी। कहने वाली बात है कि वो डिविडेंड में से रिटेन अर्निंग रख के शेयर होल्डर्स को नाराज करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मेरे पास मान के चलिए 10 करोड़ रुपए है शेयर होल्डर डिविडेंड को बांटने के लिए 10 करोड़ है, उसमें से मैं 5 करोड़ निकाल लेता हूँ रिटेन अर्निंग के रूप में, भाई ये तो मैं रखूँ अपने पास, तो शेयर होल्डर्स में बचेंगे सिर्फ 5 करोड़ रुपए। लेकिन अगर मैं रिटेन अर्निंग नहीं मेंटेन करता, सारा का सारा प्रॉफिट दे देता हूँ किसमें, शेयर होल्डर्स को बांटने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है शेयर होल्डर्स में बटेंगे पूरे 10 करोड़ रुपए। शेयर होल्डर्स की अर्निंग कितनी होगी, ऑटोमेटिकली डबल होगी, नहीं होगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने पास पैसा कम से कम रिटेन करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किसको दें, शेयर होल्डर्स को, क्योंकि वो हमारी कंपनी के मालिक हैं। इसके बाद हमारे पास आता है लीगल कॉन्स्टेंट। लीगल कॉन्स्टेंट क्या होता है दोस्तों, कि कंपनी का एक लीगल प्रोसीजर है जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना पड़ता है डिविडेंड बांटने से पहले, जिसमें ऐसा कहा जाता है कंपनी अपने करंट ईयर प्रॉफिट और पास्ट ईयर प्रॉफिट से डिविडेंड देना चाहे तो दे सकती है। आपको इस बात का ध्यान रख के चलना है। और दोस्तों लास्ट पॉइंट हमारे पास इसके अंदर है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट कहता है जब कंपनी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेती है और उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के बाद कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाती है कि जब तक कंपनी सारा का सारा पैसा इस फाइनेंशियल कंपनी का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का चुका नहीं देती या इनकी जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं दे देती, तब तक कंपनी डिविडेंड अनाउंस नहीं कर सकती। मतलब कंपनी फंस गई कि पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा चुकाएगी, उसके बाद जो बचेगा उसके बाद कंपनी जो है डिविडेंड के रूप में पैसा बांट पाएगी। तो अगर आपके ऊपर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप दिल खोल के बांट सकते हैं हमारे शेयर होल्डर्स के अंदर पैसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शेयर होल्डर्स आपको दुआएं देंगे, और क्या चाहिए आपको, शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के मालिक हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है, बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ द कंपनी, हमारा फर्ज बनता है कि हम कंपनी के शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी के मौके दें, और वो खुशी के मौके उन्हें तब मिलेंगे जब हमारी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या बांटेगी, डिविडेंड। आई जस्ट होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। कैसी लगी वीडियो बताना मत भूलिएगा। अगली वीडियो आप जरूर देखिएगा, अगली वीडियो हमारी किस चीज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।